नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिपली बैंक चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने जनरेटर का पूरा सीरीज ख़त्म कर दिया, ठीक ना। उसमें हम लोगों ने 9 पार्ट बनाया और उसमें पूरा का पूरा जनरेटर का जितना सवाल था सारा ख़त्म हो चुका। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटर। हाँ, आपने सही सुना, मोटर। यकीन मानिए दोस्तों, अगर मैंने आपके दिमाग में मोटर नहीं घुमा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। इतनी अच्छी तरह से आपको मोटर समझ में आएगी कि एक भी सवाल छूटने वाला है नहीं। आप मोटर का सवाल जैसे देखोगे तुरंत उसको खा जाओगे, ठीक ना। तो मोटर अब आज स्टार्ट होने वाला है आज से। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रामबाण चीज़ें बता देता हूँ मोटर के लिए। अगर ये 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा, अगर ये चीज़ आपको आ गई कि आपको आना ही चाहिए और आपको नहीं आता है तो यहाँ से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना। अगर ये चीज़ आ गई तो आपका मोटर का एक भी सवाल छूटने वाला है नहीं। ये मेरा वादा है, ठीक ना। इससे आपका 70% कवर हो जाएगा मोटर, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है अगर आपको याद है। तो चलिए देख लेते हैं वो 2 फार्मूला क्या है जो रामबाण साबित होने वाला है, ठीक ना। मोटर का रामबाण है, ये गांठ बांध लीजिए। अगर ये 2 4 फार्मूला आपको याद है तो मोटर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले हमको जान देगा, हम लोग अभी तक जनरेटर पढ़ते हुए आ रहे थे। तो जनरेटर में क्या देखते थे, ई जी, हम लोग का वोल्टेज जनरेट होता था क्या, P n phi Z/60 A, ठीक ना। तो देखिए इसी का डुप्लीकेट फार्मूला है। तो मोटर में क्या जनरेट होगा, टॉर्क। क्योंकि मोटर जो घूमेगा तो घूमने से टॉर्क आता है, ठीक ना। फोर्स आएगा, फोर्स से टॉर्क आएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क होता है। तो मोटर घूमता है तो उसमें फोर्स लगता है ना। फोर्स लगता है जिस कारण से मोटर घूमता है। मोटर घूमेगा तो टॉर्क आ जाएगा, ठीक। तो जनरेटर में ईजी जनरेट होता है, मोटर में टॉर्क जनरेट होता है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। अगर आपको जनरेटर का फॉर्मूला याद है तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद है, हम यही जानते हैं बस। तो देखिए कैसे याद होगा, आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आपको इसको कॉपी कर देना, ठीक। और क्या चेंजेस करना बताते हैं, देखिए। अगर हमारा क्या बोलते हैं जनरेटर है तो P n phi Z/60 A होता है। अगर हमारा मोटर है तो टॉर्क होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए। हम लोग का जो जनरेटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और मोटर में क्या होता है, हमको रोटेशन मिलता है। तो बस इसी में चेंजिंग आता है, बाकी कहीं चेंजिंग नहीं है। क्योंकि मोटर और जनरेटर का सर्किट एक ही है, ठीक ना। सिर्फ उसका काम करने का तरीका से उसका नाम अलग हुआ है कि अगर वो आउटपुट पे वोल्टेज दे रहा है तो जनरेटर बन गया, अगर आउटपुट पे रोटेशन दे रहा है तो मोटर बन गया। मतलब हम लोग क्या बोल, जनरेटर में क्या करते हैं, हम लोग रोटेशन देते हैं, लेकिन मोटर में हमको रोटेशन मिलता है। तो चेंजिंग कहाँ आ रहा है, रोटेशन में। तो मोटर में हम लोग रोटेशन के जगह पे क्या देते हैं, करंट। मतलब उस मोटर जब भी हम लोग चलाते हैं तो आउट इनपुट पे वोल्टेज पर प्रोवाइड करते हैं ना, तो जिसके कारण से आर्मेचर में करंट फ्लो होता है। तो वही मोटर में हम लोग करंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो बस एन को आई ए से रिप्लेस कर देना, बाकी का बाकी सामान तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम जनरेटर खरीद कर ले आए हैं, डीसी मशीन खरीद कर ले आए हैं, तो उसमें तो कंडक्टर फिक्स रहेगा, फ्लक्स भी फिक्स ही रहेगा। क्योंकि जितना कंडक्टर रहेगा उतना ज़्यादा ही फ्लक्स होगा। पोल को हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक ना। तो इतना तो इक्वल ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अब जो 60 आ रहा था वो n/60 होता है, क्योंकि ओमेगा से हम लोग का ये आ जाता है n/60, ठीक ना। तो हमको 60 को खाली चेंज करना होगा 2 पाई से, ठीक। तो ये याद रखना है। बाकी जनरेटर में इनपुट में हम लोग स्पीड देते हैं इसलिए एन होता है, और मोटर में हम लोग इस इनपुट पे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देते हैं जिससे करंट आता है, तो इनपुट पे आई होता है। तो ये खाली रिप्लेस करना, बाकी का बाकी फार्मूला सेम है। इस 60 को हटा के 2 पाई कर देना है बस। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो आपको याद ही हो चुका है तो उससे हमको मतलब नहीं। अभी मोटर पढ़ने जा रहा है तो मोटर के लिए ये ज़रूरी है, टॉर्क याद रखना। तो देखिए पहला फार्मूला हो गया हमारा टॉर्क का, कि एन नहीं होगा, आई ए होगा। P phi Z/I A अपॉन 2 पाई, ठीक। तो ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिए आपको क्या याद रखना है कि आई ए इज इक्वल टू, ये मोटर वाला जो फार्मूला नहीं होता है, V माइनस ई बी बैक ई एम एफ। देखिए बैक ई एम एफ कुछ नहीं होता, जो जनरेटर में जो वोल्टेज आउटपुट पे मिल रहा था ना तो वही मोटर में भी डेवलप होगा। तो उसी जनरेटेड ई एम एफ को ही हम लोग बैक ई एम एफ बोलते हैं। बाकी कोई मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि वही मशीन है ना। एक ही मशीन को हम लोग जनरेटर और मोटर बोलते हैं। मोटर और जनरेटर कोई अलग अलग मशीन नहीं होता, मतलब एक ही आदमी का दो नाम है काम करने का हिसाब से। जैसे मान लीजिए एक एक लड़का है, अगर वो स्कूल जाता है तो उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट।
अगर वो घर में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा। तो एक ही आदमी है लेकिन उसका नाम अलग अलग हो गया, स्टूडेंट, और घर में उसको बेटा बोलेंगे। क्योंकि घर में वो कुछ और काम करेगा, पढ़ाई लिखाई वाला काम तो करेगा नहीं। स्कूल जाएगा तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाला काम करेगा, तो वहाँ स्टूडेंट कहलाएगा। घर आएगा तो बेटा कहलाएगा। तो उसी तरह जनरेटर और मोटर भी काम करने के अनुसार से ही नाम पड़ा है कि आउटपुट पे क्या दे रहा है। आउटपुट पे वोल्टेज दे रहा है तो जनरेटर, आउटपुट पे अगर रोटेशन दे रहा है मतलब घूम रहा है तो मोटर। एक ही मशीन को दो नाम, काम करने के अनुसार से, ठीक। तो देखिए ये जो पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो पहला फॉर्मूला से हमारा क्या आएगा कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फाई इंटू आई ए। जिस तरह से जनरेटर में क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था एन फाई का, तो उसी तरह देखिए सेम ही फार्मूला कि एन वहाँ पे इनपुट में देते थे हम लोग रोटेशन, घुमाते थे जनरेटर को, तो रोटेशन एन स्पीड हो गया। और यहाँ पे इनपुट में क्या देते हैं हम लोग, करंट देते हैं, तो बस वही रिप्लेस करना, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है दोनों फार्मूला में। तो हमको मोटर के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना है कि क्योंकि देखिए पोल तो फिक्स है, मोटर में पोल फिक्स है, ठीक, उसको चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ कंडक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट पार्ट ही है, तो हट जाएगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई इंटू आई है। तो ये हमको याद रखना है। तो पहला ये हमारा याद हो गया, हम यही मान रहे हैं आपको, ठीक। क्योंकि पूरा का पूरा जितना अभी सवाल आने वाला है ना, सिर्फ इसी के आसपास सारा सवाल घूमेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिए ना, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ पलक झपकते बनेगा। आप यकीन कीजिए आप, ठीक ना। और आप एग्जाम में पे बैठिएगा ना तो आपका इतना इजी से बनेगा कि आप आज तक ऐसा मोटर और जनरेटर कभी नहीं पढ़े होंगे जो आज आपको पढ़ा देंगे हम। तो देखिए अब पहला फार्मूला हमको याद हो गया। अब दूसरा हमको क्या याद रखना है, दूसरा एक चीज़ और याद रख लिया कि टॉर्क प्रोपोर्शनल तो एक हो गया हमारा फाई इंटू आई ए का, और टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्पीड का। ये स्पीड है, ठीक ना। ये दो फार्मूला टॉर्क का याद रखना है। तो ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, दो याद रखना, ठीक। अब देखिए फार्मूला नंबर 2 क्या याद रखना, 2 नंबर का जो फार्मूला आता है, अगर ये दोनों या 3 4 और बता देंगे, लगभग 70% सवाल आपका ऐसे ही आँख पलक झपकते बनने वाला है, ठीक। तो देखिए दूसरा दूसरा फार्मूला क्या याद रखना आपको, दूसरा फार्मूला याद रखना है आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी बैक ई एम एफ। मतलब जो जनरेटर में ई एम एफ जनरेट होता था ना, वही मोटर में वही वाला ई एम एफ है जो टर्मिनल पे जनरेटर में मिलता था। तो यहाँ उसका नाम अलग हो जाता है, बैक ई एम एफ बोल देते हैं उसको, ठीक। इंटू आई अपॉन आर ए। देखिए ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, ये वहीं से आया कि मोटर का फॉर्म। देखिए मोटर में क्या होता है, हमको आउटपुट में क्या मिलता है, हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज ये हो गया इजिकल टू जनरेट ई एम एफ जनरेट होगा आर्मेचर में जाके, और प्लस आई ए आर ए होता है, ठीक। तो यहीं से ये फार्मूला आ रहा है, ठीक है। तो मोटर के लिए ये फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा, तो यहीं से ये वाला फार्मूला आता है। तो कोई जादुई फार्मूला नहीं। तो दो चीज़ ये याद हो गया, हम मान रहे हैं, ठीक। अब देखिए और एक चीज़ इसी फार्मूला से रिलेटेड एक और बता देते हैं। बस इसका मतलब वो, मतलब इसका कन्वर्ट, और इसका सिर्फ रूप उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए कैसे। क्योंकि ई बी बराबर एन फाई होता है तो वहाँ पे एन फाई लिख देंगे हम, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो आई ए इंटू आर ए लिख दिए हम, मतलब जो नीचे था उसको यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे तो ऊपर आ गया। भी जो टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं माइनस ई बी को लिख देंगे एन इंटू फाइव, ठीक। अब देखिए एन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू लिख रहे हैं, फाइव को नीचे डाल दे रहे हैं, ठीक। तो हो जाएगा इधर की तो प्लस हो गया, इस इधर आएगा माइनस, तो वी टी माइनस आई ए आर ए। तो देखिए यहाँ से स्पीड, जितना मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग है ना, सब यहीं से बात कर लेंगे हम लोग कि फ्लक्स, क्योंकि हमारे पास फील्ड में क्या है, फ्लक्स। अब सिर्फ सवाल आपको यहीं से पूछेगा कि करंट चेंज करेंगे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, स्पीड कैसे बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज का वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो कितना 10 15 सवाल सिर्फ ये दे देगा आपको, यही फार्मूला, ठीक। तो ये हम मान रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो ये दो फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो ये आपके लिए रामबाण है, ठीक। और दो फार्मूला के बाद जो वो छोटा छोटा पार्ट बताया हैं, सब फार्मूला जो है उसको भी याद रखना है। तो 3 4 ये फार्मूला आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये आपको नहीं आता तो आप मोटर का एक भी सवाल नहीं हिला सकते। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो ये बिठाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैंने ऐसा ट्रिक से बताया कि आपको याद हो जाएगा, अगर जनरेटर का याद है तो मोटर का याद हो जाएगा। क्योंकि दो ही चीज़ तो याद करना, अगर जनरेटर का याद हो गया है आपको तो टॉर्क का याद हो ही जाएगा। अगर आप जानते हैं कि देखिए मोटर में क्या होता है, मोटर में ये फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज मोटर ले रहे हैं, ठीक। तो ये आर्मेचर है, यहाँ पे रोटर शाफ्ट लगा रहता है जहाँ से जो घूमता है,
तो हम लोग टर्मिनल में क्या दिए, वोल्टेज, तो बड़ा कौन हुआ, वोल्ट, यहाँ पे ईजी जनरेट होगा, ठीक। तो अब ईजी बड़ा होगा या भी ठीक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में ये दे रहे हैं, तो जो चीज़ स्टार्ट में देते हैं वो सबसे बड़ा होता है। तो फॉर्मूला यहीं से बन जाता है, देखिए वी टी इज इक्वल टू, इसको दिए तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप आएगा, ठीक, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ से कुछ ड्रॉप आएगा आर, तो इसके इक्वल ही दोनों का एडिशन होगा, ठीक। तो वही होता है ई जी प्लस आई ए आर ए, ठीक। इसी फार्मूला से तो हमारा वो स्पीड वाला भी फार्मूला आ जाएगा। और अभी तो हम बताएं कि आई ए बराबर जो फार्मूला लिख के बताया 2 नंबर में, यहीं से आता है। तो दोनों फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो टॉर्क समा प्रोपोर्शनल हो गया फाई इंटू आई ए, और एक टॉर्क इक्वल टू हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। ये चीज़ याद रखना है, और क्या मतलब। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में ये फार्मूला आ गया होगा। आप चलिए, क्योंकि बीच बीच में हम लोग पूरा मशीन जब तक पढ़ेंगे तब तक यही इसी का बार बार जिक्र करेंगे, तो ताकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक ना। तो चलिए अब पहला सवाल देख लेते क्या बोल रहा है। नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल बी हाइस्ट। बोल रहा है कि नो लोड मतलब इस जो मोटर है उस पर कोई लोड लगा हुआ नहीं है, ठीक। तो कौन सा ऐसा मोटर है जिसका नो लोड स्पीड हाई होता है, यहाँ पे ये घूमता है शाफ्ट, तो किसका स्पीड बोलता है कि बहुत ज़्यादा होता है, कौन सा मोटर है। तो देखिए देख लेते हैं कौन सा मोटर है। अब देखिए जनरेटर के केस में हमने डिस्कस किया था कि जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का, ठीक। अब देखिए हमारा यहाँ सवाल में आंसर में 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है शंट मशीन। तो शंट मशीन में हम लोग अलग से बैटरी लगा के फील्ड में अलग से बैटरी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कांस्टेंट फ्लक्स होता है, फाई जो होता है कांस्टेंट होता है, तो स्पीड प्रोपोर्शनल होता है 1/5। तो फाई कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, तो ये वाला तो फॉर्मूला ये तो होगा नहीं नो लोड में, कि हमको बोल रहा है हाई स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड नहीं बोल रहा, ठीक। अब सीरीज मोटर में देखिए क्या होता है, सीरीज में जो फील्ड लगा होता है वो आर्मेचर के साथ ही लगा रहता है। तो जब जब लोड बढ़ेगा तब तब करंट बढ़ेगा, ठीक। तो क्योंकि करंट का रिक्वायरमेंट तब तक बढ़ेगा और फ्लक्स तभी बढ़ेगा जब लोड बढ़ेगा। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, नो लोड लगा हुआ, अब लोड लगा हुआ है ही नहीं तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं ज़्यादा। तो यहाँ भी हाई स्पीड नहीं आएगा। अब कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों का एडिशन, मतलब सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों मिल के जो बनाता है मोटर, वो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है, ठीक। अब अगर हमारा इसका जो डायरेक्शन है दोनों का अगर एडिशन हो रहा, मतलब इसका जो फ्लक्स आ रहा है सीरीज फ्लक्स, शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स अगर एडिशन होगा, कम्युलेटिव में क्या होता है, कम्युलेटिव मतलब होता है कि जोड़ना, और कंपाउंड मतलब होता है एडिशन ऑफ 2 जनरेटर, मतलब सीरीज और शंट अगर एक साथ जुटा हुआ तो कल बताया था कंपाउंड होता है। तो कम्युलेटिव में क्या होता है, शंट और सीरीज का फ्लक्स ऐड हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू हाई हो जाएगा, डिफरेंशियल में माइनस होता है तो फ्लक्स का वैल्यू कम होगा। तो जिसका फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फाई होता है, तो अगर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा हमारा, नीचे का वैल्यू ज़्यादा होता है तो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारा ये भी क्या होगा, तो इसमें भी हमारा फ्लक्स स्पीड डिक्रीजमेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए डिफरेंशियली में क्या होता है, फ्लक्स हमारा डिक्रीमेंट होता है तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते नो लोड में, ठीक ना। तो नो लोड में हम लोग यूज करेंगे, देखिए सीरीज जनरेटर ही यूज करेंगे, ठीक। क्योंकि सीरीज में देखिए हम लोग तो वोल्टेज अप्लाई कर चुके हैं, अब अप्लाई कर चुके हैं तो इसमें से करंट जा रहा है, यहाँ पे लोड लगा हुआ नहीं है, तो ईबी जो है बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो आईए का वैल्यू ज़्यादा होगा, और आईए का वैल्यू ज़्यादा होगा। देखिए ये सवाल समझाने से पहले एक चीज़ और समझा देते हैं आपको कि टॉर्क जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, और प्रोपोर्शनल भी टॉर्क प्रोपोर्शनल स्पीड के प्रोपोर्शनल भी होता है। तो कब कब होता है, देखिए जब हमारा लोड जो है वो पार्टिकुलर अगर लोड होगा हमारा, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है, ठीक। और अगर हमारा वेरिए मतलब यहाँ पे कि लोड हमारा वेरी नहीं हो रहा, सेम लोड के लिए टॉर्क प्रोपोर्शनल ये होता है। तो हम लोग अब जो दैनिक जीवन में यही यूज करते हैं, हाँ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है नॉर्मली। मतलब यहाँ लोड वेरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सारा कंडीशन यहाँ फॉलो होता है, ठीक। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है जब लोड हमारा क्या बोलते हैं कांस्टेंट लगाओ, लोड हमको चेंज नहीं कर रहे हैं, या पार्टिकुलर लोड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड का, ठीक। तो देखिए ये सवाल मतलब हम लोग देखिए डिफरेंशियली में तो स्पीड क्या हो जाएगा, नो लोड पे हाई हो जाएगा, लेकिन हम लोग इस मशीन का यूज ही नहीं करते हैं।
तो इस सवाल का आंसर ये देंगे तो गलत हो जाएगा। और जो हमारा सीरीज मशीन होता है वो क्या होता है, नो लोड पे उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर स्टार्ट करेंगे तो रन अवे कंडीशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नो लोड पे क्या होता है ना कि एक तो फ्लक्स हमारा है नहीं, और उससे ईबी जो आर्मेचर पे जनरेट होना चाहिए था वो जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि मोटर घूम नहीं रहा तो ईबी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ। जनरेटर जो आर्मेचर वहाँ बैक ईएमएफ नहीं आया। अब बैक ईएमएफ नहीं आया तो भी माइनस ईबी होता है ना यहाँ पे, तो ईबी है हमारा जीरो। तो देखिए ये जीरो होगा तो करंट का वैल्यू तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इसका वैल्यू आता है तो माइनस होता है तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक, क्योंकि माइनस है। वी टी को तो घटाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ईबी है ही नहीं, जीरो है, तो करंट का वैल्यू हाई हो जाएगा। अगर करंट का वैल्यू हाई होता है तो टॉर्क का वैल्यू भी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है करंट का ये, इसका भी वैल्यू हाई हो जाता है। अब हाई टॉर्क हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो समझ रहे एकदम मोटर जर्क के साथ स्टार्ट होना चाहेगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर बहुत, जैसे जैसे मोटरसाइकिल है उसमें अगर आप एक नंबर लगा दीजिएगा ना अचानक से, तो पहाड़ पर्वत कुछ रहे सब उठा, मतलब आपको फेंकने लगेगा अगर अचानक आप लगा दिए तो। जो न्यू ड्राइवर होता है, मोटर बाइक चला रहा होता है, एक नंबर लगा के क्लच छोड़ देगा ना तो उसको फेंक देता है। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्क होता है, सोचिए, फेंकने लगेगा। तो मोटर में अगर अचानक से ऐसा हो जाए स्टार्टिंग में ही, तो मोटर टूट के बिखर जाएगा, फिर मोटर चला ही नहीं पाइएगा, मोटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि वो पार्टिकुलर लोड के लिए बात कर रहे हैं हम। तो टॉर्क यहाँ पे आई ए हाई है तो टॉर्क भी हाई हो जाएगा। तो नो लोड स्पीड पे हम लोग जो हाई क्या बोलते हैं, सीरीज मोटर जो है उसको कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यही आंसर होगा हमारा एक का बी। तो एक का बी होगा। अब 2 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज बाय। देखिए किसी भी मोटर मतलब मशीन में अगर उसका डायरेक्शन को चेंज करना हो ना तो फ्लक्स को चेंज करना पड़ता है। फ्लक्स को चेंज करना हो तो आईएफ का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मान लीजिए आईएफ पहले पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था तो फ्लक्स मान लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा था। अब अगर हम फील्ड का डायरेक्शन, सिर्फ फील्ड का, अगर आर्मेचर का भी क्या बोलते हैं डायरेक्शन, आर्मेचर का करंट जो आ रहा है वो उसका भी डायरेक्शन अगर चेंज हो जा रहा है तो फिर रोटेशन चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा रोटेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक मात्र सबसे मतलब आसान उपाय क्या है कि फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज करो, मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चाहे वो सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, तो ये आपको देखना है कि फ्लक्स का डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हो जाएगा 2 का हमारा आंसर हो जाएगा इंटरचेंज फील्ड टर्मिनल। अगर फील्ड का टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे तो प्लस माइनस था तो माइनस प्लस कर देंगे तो उसका फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। मान लीजिए पहले प्लस फ्लक्स आ रहा था तो माइनस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज द फील्ड टर्मिनल। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर करंट का डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फिर जिस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा था उसी में करेगा। तो सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना, ठीक। तो ये 2 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लीकेशन रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बोल रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन, मतलब हम जो काम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो एप्लीकेशन ये, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई लॉ बनाया, मान लीजिए जैसे ओम ने लॉ दिया, तो इंजीनियरिंग में क्या करते हैं उस लॉ का यूज करते हैं, तो वो हमारा एप्लीकेशन हो गया। जैसे आपने मोबाइल लिया और आप कुछ यूज कर रहे हैं तो वो हमारा एप्लीकेशन हो गया, ठीक। यूज, जब हम किसी भी चीज़ को यूज करते हैं वो एप्लीकेशन होता है। तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क का यूज होता है, तो लेथ मशीन में होता है। तो ज़्यादातर तो रेलवे वगैरह लोकोमोटिव में ही हाई ट्रैक्शन का यूज होता है, ठीक ना, मतलब हाई टॉर्क का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा लोड रहता है कि उस लोड को चलाने के लिए तो हाई टॉर्क चाहिए ना, तभी ना गाड़ी आगे बढ़ पाएगा। मान लीजिए ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है और उसमें लगभग 5,000 यात्री चढ़ चुका है, तो कितना ज़्यादा लोड हो चुका है। अब वहाँ पे अगर हम ऐसा मोटर नहीं लगाएंगे तो वो ट्रेन तो स्टार्ट होकर चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाई टॉर्क चाहिए। उतना उतना पैसेंजर को, मतलब स्टार्टिंग में तो मूवमेंट में है नहीं, स्थिर है। अब अचानक से उसको 100 आदमी को खींचना, कोई भी चीज़ मूवमेंट में रहता है तो वो आसानी से किसी भी को अगर उसमें लोड भी लगा देंगे तो आसानी से खींच लेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ स्थिर है और उसको बहुत ज़्यादा लोड दे चुके हैं तो उस लोड को खींचने के लिए उसको हाई टॉर्क का ज़रूरत होता है। इसीलिए तो जब ये हम लोग पहाड़ में बाइक चढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हाई टॉर्क का ज़रूरत होता है। तो जब हम लोग एक नंबर लगाते हैं तो हाई टॉर्क आ जाता है, स्पीड घट जाता है, ठीक। तो वहाँ पे टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं टॉर्क इंक्रीज किए स्पीड डिक्रीज हो गया। एक नंबर पे कभी भी गाड़ी चलाइएगा ना बाइक, तो उसमें स्पीड कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हाई टॉर्क रहता है तो स्पीड घटा हुआ ही रहेगा, ठीक ना।
तो देखिए लोकोमोटिव हो जाएगा, तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव, सी, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, इफ़ ए डीसी मोटर इज टू बी सेलेक्टेड फॉर डैश मोटर वुड बी। तो यहाँ अब लोकोमोटिव से सवाल पूछा तो लोकोमोटिव लिख देते हैं, ठीक। इफ़ ए डीसी मोटर इज टू बी सेलेक्टेड फॉर लोकोमोटिव मोटर वुड बी, मोटर क्या होना चाहिए, तो सीरीज मोटर जो है, देखिए सीरीज मोटर में क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग लगा हुआ है उसी से यहाँ से जो हमारा करंट जा रहा है, तो आर्मेचर करंट और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक। ये आर्मेचर है तो आर्मेचर का करंट आई ए हो गया, फील्ड का करंट आई एफ है, ठीक। दोनों एक इक्वल होता है, तो हम लोग जानते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, फाई इंटू आई ए। अब आई एफ ही फाई देगा, तो आई एफ और आई ए इक्वल है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आई एफ, प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा ना आई एफ। अब आई एफ इक्वल टू है आई ए, तो प्रोपोर्शनल आई ए, तो फाई को आई ए से कन्वर्ट करेंगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हाई टॉर्क हमको चाहिए, लोकोमोटिव में क्या चाहिए, हाई हाई टॉर्क। तो हाई टॉर्क कैसे आएगा, अगर सीरीज मशीन होगा तो हाई टॉर्क आएगा, क्योंकि आई ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। तो सीरीज मशीन में क्या होता है कि दोनों सेम ही होता है, आई ए फाई और ये दोनों, तो हाई टॉर्क देगा, ठीक ना, सीरीज मशीन। तो इसलिए यहाँ अगर यहाँ लोकोमोटिव लिखेंगे तो आंसर ए आ जाएगा, ठीक है, 104 का ए। अब देखिए 105 नंबर क्या बोल रहे हैं, विच डीसी मोटर विल बी प्रीफर फॉर मशीन टूल्स। अब टूल्स मतलब क्या होगा, जैसे हमको कहीं पे होल करना होगा, जैसे मान लीजिए घर में वायरिंग चल रहा है, ठीक, तो हमको दीवार में होल करना पड़ता है, तो वही हो गया टूल्स वगैरह जो भी है, उस सब में जो कौन सा मशीन यूज करेंगे, तो इस सब मशीन में हम लोग वेरिएबल जैसे कांस्टेंट स्पीड से घूमना चाहिए ऐसा मशीन लेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से घूमे, ठीक ना। तो हम लोग ज़्यादातर मशीन वगैरह छोटा मोटा जो टूल होता है या छोटा मोटा एप्लीकेशन होता है मोटर का, जहाँ भी खिलौना वगैरह जो भी चीज़ है छोटा छोटा, या किसी चीज़ को काटने के लिए, अगर बड़ा चीज़ को काटना होगा तो हाई टॉर्क चाहिए होगा, तो वहाँ सीरीज करेंगे। लेकिन अगर छोटा मोटा लोड है और अगर हमारा छोटा मोटा काम है तो सब जगह हम लोग शंट का यूज करेंगे, शंट मोटर का, ठीक, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 105, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो मशीन टूल है, मशीन टूल्स के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं शंट मशीन का, ये शंट मोटर का, ठीक ना। अब देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, अब देखिए 6 नंबर, विच डीसी मोटर विल बी प्रीफर फॉर कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग। तो कांस्टेंट स्पीड का बात, कांस्टेंट वर्ड जहाँ भी आएगा तो हमेशा याद रखना है कि शंट होगा, ठीक ना। जनरेटर में भी बहुत बार बता चुके हैं कि कांस्टेंट वाला पार्ट कहीं भी आता है, जैसे हमको बैटरी चार्ज करना हो तो कांस्टेंट करंट चाहिए, क्योंकि डीसी करंट चाहिए तभी बैटरी चार्ज होगा। तो उसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो हम लोग शंट मोटर लेंगे, ठीक, शंट मोटर हो जाएगा। तो 106 का डी नंबर याद रखना आपको इसको। अब 107 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग। जो बोल रहा है कि डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर है, उसका हम लोग कौन सा एप्लीकेशन में उसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क में, लो स्टार्टिंग टॉर्क में, वेरिएबल स्पीड में, या फ्रिक्वेंट ऑन ऑफ साइकिल में। तो देखिए 7 का आंसर हो जाएगा हमारा लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक ना, क्योंकि बताए थे कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई का। अब हमारा यहाँ फाई अगर लेस होगा, क्योंकि डिफरेंशियली में क्या होता है, माइनस होता है, तो फाई लेस होगा। देखिए डिफरेंशियली का यूज हम लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, सिर्फ वेल्डिंग वगैरह में, मतलब जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं, तो इसीलिए हम लोग के पास बेटर मोटर होता है, तो इसलिए इसका यूज नहीं करते हम लोग। लेकिन सवाल है तो सवाल तो बनता ही है, ठीक ना। तो स्पीड यहाँ पे देखिए ये घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क लो हो जाएगा ना, तो लो स्टार्टिंग टॉर्क में हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो 107 का बी। अब कंफ्यूज नहीं होना कि टॉर्क में हम लोग दो फार्मूला बताएं, वो सिर्फ पार्टिकुलर के लिए था, ये वाला जो था पार्टिकुलर लोड अगर लगा हुआ है, वेरिएबल लोड में ये काम नहीं करता ये फार्मूला, ठीक ना। तो ये स्पेशल केस में काम करता है, ठीक, नहीं तो नॉर्मली हमारा यही होता है, टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 107 हो गया, 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच डीसी मोटर इज प्रीफर फॉर एलिवेटर्स। जो हमारा लिफ्ट वगैरह होता है उसमें कौन सा मोटर हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर कॉम्युलेटिव दे दिया है तो ये एडवांस वर्जन हो जाएगा, क्योंकि इसमें शंट और सीरीज दोनों का फीचर्स मिल जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग सीरीज मारते, ठीक, क्योंकि एलिवेटर्स जो लिफ्ट वगैरह होता है वहाँ भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत होता है, तो सीरीज मोटर ही दे पाएगा। लेकिन हमारा उससे एडवांस वर्जन मिल रहा है कि सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो हम उसको प्रीफर नहीं करेंगे,
हम प्रीफर कर लेंगे कॉम्युलेटिव को, क्योंकि यहाँ पे भी हाई मिल जाएगा हमको, ठीक है स्पीड। तो 8 का क्या हो जाएगा डी। और उतना भी ज़्यादा हमको यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये कॉम्युलेटिव लेने से क्या होगा ना, दोनों मेंटेनेंस चलेगा, कि हाई नहीं भी चाहिए तो लो शंट की तरह काम करेगा, जब बहुत हाई टॉर्क का जरूरत होगा तो सीरीज की तरह काम कर लेगा। तो इसमें हमको दोनों फीचर्स मिल जाएगा। तो इसलिए एज कम्पेयर टू ये हमको ये अच्छा लगेगा लेने में, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग डी को प्रेफर करेंगे, ठीक। तो 108 का हो जाएगा डी, 108 का डी। अब 109 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, द मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो बोल रहा है कि देखिए हमारा जो हाथ का फिगर बना देता है आपको, ये हमारा मोटा वाला अंगुली है थंब फिगर, ये हमारा फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, उसके बाद वो जो फिंगर आता है वो, इसका लिटिल फिंगर आ गया, ठीक। ये हमारा हाथ है, हाँ। तो बोल रहा है कि ये जो है फ्लक्स का डायरेक्शन को निर्देशित कर रहा है। तो ये तो हम बताए थे फोर्स होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन को, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा मिडिल फिंगर होता है, मिडिल फिंगर क्या, देखिए इसको याद कैसे रखना, एफ एम, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो एफ एम रेडियो सुनते हैं ना, तो हमको इधर से चलना कि एफ एम, उसके बाद यहाँ आई, करंट होगा तो करंट रहेगा। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या दे रहा है, ये हमारा जो मिडिल फिंगर है वो हमको करंट का डायरेक्शन बताता है। तो करंट इन द कंडक्टर, तो एक 9 का हो जाएगा हमारा ए, ठीक। तो फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट दो याद रखना है। फ्लेमिंग हम बताए थे कि जो जनरेटर घुमाते हैं तो हम लोग राइट हैंड का यूज करेंगे ना, तभी ना मोटर को जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। मान लो जनरेटर का स्टार्ट करना होगा तो हम बाएं हाथ से स्टार्ट कर सकते नहीं, दाहिना हाथ से स्टार्ट करेंगे। तो जनरेटर का केस में राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक। और मोटर के केस में हम लोग अपोजिट करेंगे। अगर जनरेटर में राइट हैंड करते हैं तो उसका अपोजिट ही होगा मोटर में, ठीक, क्योंकि मोटर अपोजिशन होता है जनरेटर का। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, क्योंकि सवाल पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसको। 109 हो गया, ये 9 हो गया हमारा। अब देखिए 10 नंबर सवाल क्या है। इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन, बोल रहा है कि जो फील्ड मोटर, जो फील्ड है डीसी शंट मोटर जो है ना, उसका फील्ड जो है वो ओपन हो गया, मतलब ओपन हो गया इन द रनिंग। अब मान लीजिए डीसी जो, देखिए ये हमारा फील्ड डीसी मोटर हो गया, ठीक। यहाँ पे अप्लाई किए हैं हम लोग, वोल्टेज से जोड़ दिए हैं। अब क्या हो गया, चलते चलते फील्ड कट गया या टूट गया, किसी तरह कुछ भी हुआ, मतलब फील्ड ओपन हो गया, कट गया, टूट गया, जल गया, ठीक ना, ओपन हो गया किसी तरह। तो क्या होगा बोल रहा है उस टाइम। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो फील्ड से क्या आएगा, फील्ड हमको फ्लक्स दे रहा था, फील्ड से ही ना फ्लक्स आएगा। अब फ्लक्स जब फील्ड ही टूट गया तो करंट तो आएगा नहीं। अब करंट आएगा नहीं तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। यहाँ अगर जीरो होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब इतना तेज़ी से घूमने लगेगा मोटर कि उखाड़ फेंकेगा। मतलब अगर कहीं पे हम लोग फिट करके रखें ना तो वहाँ से उखड़ जाएगा मोटर, मोटर अपने आप को तोड़ लेगा, मतलब उतना ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि सबका एक लिमिट होता है। अब ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से घूमने लगा तो रन अवे कंडीशन आ जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या होगा, द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी रेड्यूस, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। द सेकंड नंबर भी गलत ही है। द मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड, हाँ, तो डेंजरस कंडीशन आ जाएगा, ठीक ना, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा कि वो डेंजर कंडीशन में आ जाएगा मोटर। तो 10 का हो जाएगा सी। अब देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है। स्टार्टर आर यूज्ड विथ डीसी मोटर बिकॉज, बोल रहा है स्टार्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो स्टार्टर का मेन ही काम है कि करंट को लिमिट करना, इसका मेन पर्पस यही होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में करंट को लिमिट करना, ठीक। कि स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट नहीं जाए। सीरीज मोटर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि स्टार्टिंग में ईबी रहता नहीं है, और ईबी जीरो रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मोटर घूम नहीं रहा था। तो स्टार्टिंग में मोटर घूम रहा था क्या, नहीं। अब घूम नहीं रहा होता तो फ्लक्स कट नहीं हो रहा होता आर्मेचर में, तो ईबी जीरो रहता है। ईबी जीरो रहता है तो आई ए हाई हो जाएगा ना, क्योंकि वी टी माइनस ईबी होता है अपन आर ए। तो ई बी जीरो है तो आई ए आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अब ई बी बढ़ते जाएगा तो वी टी घटाते जाएगा, वी टी घटेगा तो आई ए घटेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट मिलता है। तो इस करंट को लिमिट करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम लोग स्टार्टर लगाते हैं जो क्या करता है, करंट को लिमिट करता है। रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ रहता है स्टार्टर में, ठीक है। वो क्या करता है, करंट को स्टार्टिंग में मोटर में कम करंट भेजता है ताकि मोटर जले ना, ठीक है, उसका वाइंडिंग। तो वही पूछ रहा है कि स्टार्टर आर यूज डीसी मोटर बिकॉज, क्यों यूज करते हैं। टू रेस्ट्रिक्टेड आर्मेचर करंट एज देयर इज नो बैक ईएमएफ व्हाइल स्टार्टिंग, होता है स्टार्टिंग में जब बैक ईएमएफ नहीं रहता है तो उस टाइम पे आर्मेचर करंट को रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोकता है, आर्मेचर में करंट को ज़्यादा करंट जाने से रोकता है, ठीक।
तो 11 का हो जाएगा डी। अब देखिए 12 नंबर क्या बोल रहे हैं। देखिए हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है या प्रोपोर्शनल। देखिए ये स्पेशल केस है, तो एग्जाम में जब तक नहीं बोला जाए कि पार्टिकुलर लोड तब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे, हमेशा इसका यूज करेंगे। ये मतलब नॉर्मली यूज होने वाला चीज़ है, ठीक ना। जैसे जैसे रोटी कपड़ा मकान हमेशा यूज मतलब हमेशा चाहिए होता है, चाहे कोई सामान चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसी तरह ये हमेशा मोटर में कहीं भी कुछ पूछे कि स्पीड टॉर्क का क्या होता है तो यही बोलना है, ठीक। ये नहीं बोलना है, ये तभी बोलेगा, तभी बोलना है हमें जब हमसे पूछा जाए कि या बोला जाए कि पार्टिकुलर लोड के लिए बताइए, तो ये वाला अच्छा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कभी बोलते हैं टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कभी बोलते हैं प्रोपोर्शनल है, तो कहाँ। तो इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, नहीं तो कहीं पे शॉर्ट नोट लिख लीजिए, ठीक ना। क्योंकि पहला सवाल में हमको लग रहा थोड़ा बहुत आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है ना तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। हम आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे। और तो देखिए 12 नंबर हमारा हो गया। अब डिस मोटर लोड रिड्यूस हमारा नहीं, देखिए 12 नंबर हमारा क्या बोल रहे हैं। इन डीसी शंट मोटर एज लोड इज रिड्यूस्ड, बोल रहा है कि डीसी शंट मोटर जो हमारा है, शंट मोटर जो हमारा है उसमें अगर लोड रिड्यूस्ड हो गया तो क्या होगा। स्पीड विल इंक्रीज एब्रप्टली, अचानक इन स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तो स्पीड विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन इन लोड। तो स्पीड हमारा जो जैसे जितना जितना लोड रिडक्शन करते जाएंगे उस अनुसार से प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते जाएगा स्पीड। द स्पीड विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए इसमें हम बार बार बताएं कि जब भी शंट मोटर का बात है, शंट का जहाँ भी आवाज़ सुनो ना हमेशा ढूंढो कि कांस्टेंट कहाँ है, क्योंकि शंट मोटर में सब चीज़ कांस्टेंट ही काम करेगा। स्पीड कांस्टेंट है, जनरेटर में चले जाएंगे तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ठीक। तो वही इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि लोड को हम घटाएं बढ़ाएं हमको कोई मतलब नहीं, शंट मोटर हमेशा कांस्टेंट स्पीड में घूमता रहेगा। इसलिए हम लोग छोटा मोटा जितना सामान होता है खिलौना वगैरह, उसके बाद हम लोग का घर में जो होल करने के लिए वायरिंग करते वक्त जो होल करते हैं ना, वो वाला मशीन, छोटा मोटा जितना भी मशीन है छोटा एप्लीकेशन के लिए हम लोग कांस्टेंट स्पीड वाला ही मशीन मतलब मोटर यूज करते हैं, तो वो हमेशा शंट मोटर होता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा 12 का सी। अब 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ए डीसी सीरीज मोटर इज दैट विच, बोल रहा है कि जो डीसी सीरीज मोटर है वो क्या है, हैज इट्स फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न। बोल रहा है कि डीसी सीरीज मोटर है तो उसका जो फील्ड वाइंडिंग वो थिन होता है या थिक होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हम ये पहले सीरीज बता देते हैं फिर शंट बता देंगे, ठीक। देखिए आप 13 सवाल अगर हम लोग अभी किए ना तो इससे आपका लगभग 50 लगभग 40-50 सवाल तो ऐसे बन गया होगा मुंह में, ठीक ना। तो देखिए सीरीज जनरेटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग का कॉयल जो होता है ना, तो वो क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, ठीक। और लेस इसमें कम टर्न होगा, ज़्यादा टर्न नहीं होगा, मोटा होगा, ठीक। और वही अगर फील्ड शंट वाला जनरेटर रहता है तो इसमें थीन वायर का यूज करते हैं, मतलब पतला, और मोर नंबर ऑफ टर्न होता है इसमें, ठीक, मोर नंबर ऑफ टर्न। तो अगर आपको मान लीजिए प्रैक्टिकली एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको कोई जनरेटर ला के दे दिया, ठीक, ये आप एज ए इंजीनियर आप कैसे बताओगे कि ये शंट मोटर है या सीरीज मोटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस जनरेटर को खोलना है। अगर आप उस जनरेटर को खोलोगे और जो हमारा रोटर आएगा उस पर आप बाइंडिंग देखोगे कि बहुत कम बाइंडिंग है और मोटा मोटा वायर लगा हुआ है, ठीक। तो बोलोगे अरे यार ये सीरीज मोटर है, आप देख के बता दोगे, ठीक ना। मतलब आपको कुछ चेक उक नहीं करना, आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि कौन सा मोटर है। अगर आप जैसे उस मोटर को खोले और उस मोटर को खोले और देखे उसका जो क्या बोलते हैं रोटर है, उस रोटर में देखे कि पतला वायर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग है, एकदम वाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ये शंट मोटर है, ठीक ना। तो आप देख के बता सकते हो। तो वही पूछ रहा है कि क्या होगा डीसी सीरीज मोटर में जिसका फील्ड वाइंडिंग थिक वायर और लेस टर्न से बना होता है। तो हाँ, तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, थिक जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो थिक वायर और लेस टर्न से बना होता है। तो 13 का ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 नंबर क्या पूछ रहा है। फॉर स्टार्टिंग ए डीसी मोटर मोटर ए स्टार्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज, हम अभी बताए ना स्टार्टर का मेन काम ही होता है कि आर्मेचर का जो करंट है उसको लिमिट करना। स्टार्टिंग में मोटर में आर्मेचर में जो करंट है, स्टार्टिंग में तो लोड लगा हुआ रहता नहीं, धीरे धीरे क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में मोटर तो घूम नहीं रहा था तो बैक ईएमएफ जीरो होता है। अब घूम नहीं रहा होता है तो धीरे धीरे तो आईए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आईए वाला जो सेकंड वाला फार्मूला बताए हैं हम आपको। तो क्या करते हैं स्टार्टिंग में हम उस करंट को लिमिट करके रखते हैं और जैसे ही मोटर घूमने लगता है ना तो स्टार्टर को कट ऑफ कर देते हैं, फिर मोटर जितना करंट जाना होता है वो जा रहा होता है, स्टार्टर फिर
अलग हो जाता है। ठीक, सिर्फ इसका काम है कि स्टार्टिंग में करंट को लिमिट कर देना, उसके बाद जब रनिंग कंडीशन में मोटर चल गया है तो सर्किट से अलग हो जाता है। ये इसका फिर कोई काम ही नहीं रहता, सिर्फ इसका पर्पस है आई स्टार्टिंग में करंट को लिमिट कर देना, ताकि मोटर का वाइंडिंग चले नहीं तो बार बार मोटर चलेगा तो आप फिर मोटर खरीदिएगा कैसे। तो इसका देखिए 14 नंबर का आंसर हो जाएगा, इट लिमिट द स्पीड, नहीं स्पीड को लिमिट नहीं करता है, इट लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट ऑफ सेफ वैल्यू, हाँ। तो 14 का हो जाएगा बी, कि स्टार्टिंग में करंट का वैल्यू को सेफ वैल्यू पे रखता है, मतलब उतना वैल्यू प्रोवाइड करता है जितना से मोटर चल लेना। ठीक, अब देखिए 15 नंबर क्या पूछ रहा है। 15 नंबर का सवाल है, द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर शेयरिंग एंड पंचेस, मतलब हमको अगर कोई चीज़ काटना है, लोहा का छड़ है मान लो, उसको काटना है, या इसमें पंचिंग करना, मतलब जैसे यहाँ पे कोई मार्का लगाना है, मान लीजिए आपका कोई कंपनी है ए बी नाम का, ठीक, तो ये मार्का डालना तो पंच करना पड़ेगा ना, या आपको मान लीजिए पंच, देखिए जैसे बहुत सारा चीज़ देखिएगा वहाँ पे छोटा 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 दांत जैसा बन रहा था, तो ये सब दांत बनाने के लिए कैसे हम करेंगे, तो पंचिंग करते हैं, मतलब पंचिंग मतलब दबाना होता है। ठीक, दांत जैसा उसका फिगर बना देना दबा के लोहा को। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को उसके लिए क्या बोलते हैं, कौन सा मोटर यूज कर रहे हैं, यही सवाल हमको पूछ रहा है। तो देखिए इसका, तो हमको सीरीज करेंगे, शंट करेंगे, डिफरेंशियली तो नहीं करेंगे, बहुत कम यूज करते हैं कम्युलेटिव। देखिए जब हम लोग ये दोनों में से भी ले सकते थे, लेकिन हमको एडवांस वर्जन दे दिया, तो हम लोग हमेशा एडवांस वर्जन में जाएंगे, क्योंकि कम्युलेटिव सीरीज और शंट का एडिशन है ना, तो मेनली ये अच्छा काम करता है नॉर्मल कंडीशन में, मतलब जब हाई टॉर्क नहीं चाहिए, ये सब स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक ना, अगर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो शंट करेंगे, अगर हाई टॉर्क चाहिए तो सीरीज करेंगे। अब जो कम्युलेटिव है वो दोनों का फीचर्स देगा, क्या बोलते हैं, हमको जैसा यूज करना होगा वैसे कर लेंगे, अगर हाई टॉर्क भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, कांस्टेंट स्पीड भी मिल जाएगा, तो हम लोग इसी को प्रीफर कर लेंगे। तो जब भी कम्युलेटिव रहे ना तो बाकी को हमको इग्नोर करना, मतलब एज ए नॉर्मल काम के लिए। ठीक, नॉर्मल काम भी पंचिंग वगैरह घुमाने वगैरह में नॉर्मल काम होता है सब। तो 15 का हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए 16 नंबर क्या है, इन ए डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई इट विल, अगर हम लोग डीसी मोटर को एसी से कनेक्ट कर देंगे ना, मतलब जो हमारे घर में 240 वोल्ट आ रहा है, और हमको बैटरी से मोटर को चलाना होता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग एसी से चला देंगे, एसी का मतलब वही होता है जो घर में आ रहा है उसको एसी बोलते हैं, और डीसी का मतलब होता है जो बैटरी से जितना चीज़ हम लोग चलाते हैं वो डीसी है। ठीक ना, तो हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटरी से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बैटरी है तो मतलब समझने के लिए अच्छा तरीका है, नहीं तो फिर हमारे पास बैटरी वगैरह अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं, रेक्टिफायर वगैरह लगा के हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं एसी को। तो बोल रहा है कि अगर डीसी मशीन को एसी में चला देंगे तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, जो हमारा आर्मेचर, इस हमारा जो रोटर है ये वाला आर्मेचर, तो ये क्या होगा, इसमें जो वाइंडिंग लगा हुआ है तो ये बर्न हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, तो फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि एडी करंट का क्या बोलते हैं हम, एक बार नेगेटिव जाएगा एक बार पॉजिटिव जाएगा तो एडी करंट लॉस स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो वाइंडिंग है वो जल जाएगा, 16 का हो जाएगा डी। अब देखिए 17 नंबर क्या होगा, तो एसी में हम लोग जोड़ेंगे तो वाइंडिंग हमारा जल जाने वाला है। ठीक है, और देखिए 17 नंबर क्या पूछेगा, टू गेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। तो जो हमारा वाट लियोनार्ड मेथड होता है ना, उसमें हम लोग डीसी और एक मोटर और एक जनरेटर का सेट लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि जो लॉस हो रहा होता है वो एक दूसरे को, मतलब जितना लॉस हो रहा था उतना ज़्यादा थोड़ा सेपरेटली एक्साइटेड वाला हम लोग जनरेटर लेते हैं, तो उसका फील्ड वाइंडिंग बढ़ा देंगे तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, जो लॉस हो रहा था ना उसको ख़त्म करके हमको निकाल के देता है वाट लियोनार्ड मेथड में। ठीक ना, तो देखिए सवाल में हमारा बोल रहा है कि जो हमको स्पीड जो है बिलो द रेटेड स्पीड मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्टेज, मतलब एनर्जी का वेस्ट भी ना हो और हमको स्पीड बिलो मिल जाए। ठीक, तो बिलो अगर स्पीड चाहिए तो हम लोग देखिए क्या, देखिए वाट लियोनार्ड मेथड जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ठीक, तो ये स्पीड को क्या करता है, बिलो भी कर सकता है एबव भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग स्पीड को देखिए कितना तरीके से, जो टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, और टॉर्क हम लोग जानते हैं कि फाई इंटू आई ए होता है। आप अगर हम लोग फाई को कंट्रोल करें और आई ए को कंट्रोल कर लें तो हमारा स्पीड कंट्रोल हो सकता है ना, क्योंकि टॉर्क कंट्रोल हो जाएगा, टॉर्क कंट्रोल होगा तो स्पीड भी कंट्रोल होगा। अब देखिए ये सब मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, देखिए कैसे, जैसे फाई कंट्रोल मेथड में क्या होगा, अगर हम लोग फाई कंट्रोल मेथड यूज करेंगे ना तो इसमें हम लोग स्पीड हम लोग एबव रहे, मतलब अगर मान लो हमारा मोटर 500 आरपीएम वाला है तो हमको 600 आरपीएम 700 आरपीएम मिलेगा, अगर हम 400 आरपीएम में घुमाना चाहेंगे ना तो फाई कंट्रोल मेथड में नहीं होगा। फाई कंट्रोल में फील्ड का जो करंट है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब आर्मेचर कंट्रोल में क्या होगा,
इसमें तो हमको फाई कंट्रोल में हमको अबव द स्पीड मिलेगा, ठीक। और आर्मेचर कंट्रोल में क्या होगा, उसमें बिलो द स्पीड मिलेगा, मगर मतलब जो सवाल में पूछा है कि बिलो द स्पीड, तो इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें आईए वाला जो कंट्रोल करेंगे इसमें रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा और हीटिंग प्रोड्यूस होगा, तो इसमें लॉस होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, और आईए कंट्रोल में क्या होगा, अगर मोटर हमारा 500 आरपीएम वाला है रेटेड स्पीड का, तो हमको 400 मिलेगा, 450 मिलेगा, 480 आरपीएम मिलेगा, लेकिन 600 खोजेंगे नहीं मिलेगा। तो दोनों कंट्रोल मेथड उतना सूटेबल नहीं था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ गया हमारा वार्ड लियोनार्ड मेथड। इसमें क्या था, हम 500 मान लीजिए 500 आरपीएम का जो रेटेड स्पीड है मेरा, तो हम एबव भी जा सकते हैं। अगर हमको चाहिए 600 आरपीएम तो हम कर सकते थे, अगर हमको चाहिए 400 आरपीएम तो कर सकते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड में, ठीक ना। तो इसमें इसमें मोटर और जनरेटर का सेट लगा होता है, और इसमें क्या होता है, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी का वेस्ट होता नहीं, क्योंकि अलग से हम लोग जनरेटर जो लगाते हैं ना मोटर को घुमाने के लिए, तो अलग से इसमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ से आराम से फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल हो जाता है स्पीड, तो इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है। तो वही हो जाएगा 17 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करेंगे अगर बिलो करना। देखिए बिलो में तो हम लोग किसका रेजिस्टेंस कंट्रोल का भी रियोस्टेटिक वाला कर सकते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, लेकिन इसमें लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और हमको बोल रहा है कि विदाउट लॉस, तो विदाउट लॉस तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में हम लोग को दोनों मिलेगा ना, फ्लक्स कंट्रोल वाला भी मिल जाएगा और रेजिस्टेंस कंट्रोल वाला भी मिलेगा, तो हम लोग, और इसमें लॉस भी कम है, तो बेस्ट है ना ये वाला। अब देखिए 18 नंबर क्या है, लेकिन वार्ड लियोनार्ड मेथड कौन सा कंट्रोल मेथड है, वोल्टेज, मतलब टर्मिनल वोल्टेज को जनरेटर का जो आउटपुट है उसको मोटर, ये मोटर है ये जनरेटर है, तो इसमें जनरेटर मोटर सेट रहता है, तो मोटर का जनरेटर का जो आउटपुट है तो उसको हम मोटर के इनपुट में अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे फील्ड लगा होता है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल सेपरेटली फील्ड लगा रहता है, तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं और स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अब जाना होगा तो फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे, बिलो जाना होगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा 18 नंबर। देखिए क्या है, व्हेन टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोल रहा है दो सीरीज मोटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। द रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा, ज़्यादा थोड़ी होगा। तो नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है वही स्पीड में घूमेगा अगर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अलग अलग घूमेगा तो फिर फ्लक्चुएसन आएगा, तो घूम ही नहीं पाएगा। अब घूमने वाला चीज़, दो चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, अलग अलग घूमेगा तो चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो हो जाएगा 18 का हो जाएगा हमारा सी। अब 19 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 19 का हमारा सवाल है, देखिए आज लेक्चर बहुत लंबा भी हो गया है, तो आप लोग बोर ना हो, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बताने के लिए तो थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा ही, तो आज हम लोग 20 में ही रखेंगे, उसके बाद हम लोग होगा तो अगला लेक्चर में 5 ज़्यादा कर लेंगे, ठीक ना। द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर मोर देन इट्स फुल रेटेड स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाय, तो बोल रहा है जो डीसी शंट मोटर है उसका फुल लोड स्पीड कैन बी more than the speed of DC shunt motor more than its full load speed can be obtained by decreasing the field flux, increasing the field flux, और decreasing the armature current, increasing the armature current। तो बोल रहा है कि जो डीसी शंट मोटर है उसका फुल लोड स्पीड हम लोग क्या इंक्रीज कैसे करेंगे, ज़्यादा कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसा क्या करें जो हमारा क्या बोलते हैं ये स्पीड ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम लोग फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो फार्मूला से v माइनस ई बी अपन फाइव, अगर फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे तो हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, तो शंट मोटर में क्या हो जाएगा, देखिए ये शंट सीरीज सब में काम करेगा, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना फार्मूला बताया वो किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए नहीं है, वो पूरा डीसी मशीन के लिए फार्मूला है। अब सिर्फ हमारा यहाँ कनेक्शन अलग हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन अलग होने से हमारा सिर्फ करंट ये वगैरह का वैल्यू मतलब बदलेगा, लेकिन ये फ्लक्स व्लक्स तो सेम ही रहेगा ना, चाहे हम शंट में लगा कर रहे हैं सीरीज में लगा के कर रहे हैं, तो डिपेंड करेगा फ्लक्स बढ़ रहा ना घट रहा, वो डिपेंड यहाँ करेगा, ठीक ना। लेकिन फार्मूला सबके लिए वही सेम है जो बता दिया आपको। तो इसमें हो जाएगा 19 नंबर का ए, कि हम लोग डिक्रीजिंग फील्ड करंट को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड भी अबव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है। 20 नंबर का सवाल है, इन अ डीसी शंट मोटर स्पीड इज, बोलता है डीसी शंट मोटर में स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट, तो डी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, तो ये तो सीरीज में होगा, ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। तो देखिए 20 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा कि जो हमारा फील्ड, देखिए एक नंबर, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है
तो उसका स्पीड से देखिए स्पीड कहाँ जो ईबी में ईबी प्रोपोर्शनल जो बैक ईएमएफ आएगा वो ना स्पीड से मतलब रहता है। और ईबी जहाँ पे है वहाँ पे क्या आईए करंट फ्लो हो रहा होता है। और हमारा जो फील्ड बाइंडिंग है वहाँ पे आईएफ करंट फ्लो होता है। तो आईए को आईएफ से कोई मतलब है, आईए यहाँ पे फ्लो होगा, आईएफ यहाँ फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा स्पीड से देखिए आईए डिपेंड करेगा हमारा जगह ईबी पे, क्योंकि आईए यहाँ से फ्लो होगा तो और यहाँ पे ईबी बनता है, बैक ईएमएफ यहाँ ना आएगा हमारा। तो उसको फील्ड तो इंडिपेंडेंट ही रहता है ना, फील्ड को कोई मतलब है स्पीड क्या बोलते हैं, डीसी शंट मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट से फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है डीसी शंट मोटर का स्पीड का। तो वो आर्मेचर करंट का इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक ना, इंडिपेंडेंट आर्मेचर करंट से इंडिपेंडेंट रहता है। तो 20 का हो जाएगा ए। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस सीरीज़ में। तो इससे पहले हम लोग और जितना सोचे थे आज 25 कर लेंगे, लेकिन आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, ठीक ना। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और ट्रिपल ई बैंक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के नाम के बगल में एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन दबा के रख लें ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।